मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आज हम फेट सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए एटम इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। इसमें ये हम देखेंगे कि दो एटम मिलके मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के अवामिल जो है वो अपना किरदार कैसे अदा करते हैं। तो मेरे सामने एक ग्राफिक्स खुली हुई हैं और उन ग्राफिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास नीचे दो एटम्स हैं। एक एटम के ऊपर पिन का निशान है, इसका मतलब ये है कि ये एटम अपनी जगह से मूव नहीं कर सकेगा, जबकि दूसरा एटम जो है उसको मैं मूव करवा सकता हूँ, अपने किसी भी जगह पर ले जा सकता हूँ। ठीक है जी। इसी तरीके से ऊपर एक ग्राफ है। इस ग्राफ में देखें तो ये एटम के डिस्टेंस यानी दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। तो अगर ये एक एटम है और दूसरा एटम ये है तो इनके सेंटर से सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर प्लॉट किया। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो देखें पॉइंट यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कम हो रहा है। ये जब बिल्कुल करीब आ जाएंगे देखें डिस्टेंस कम होगा, और जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनके दरमियान सेपरेशन जो है डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये एक्स एक्सिस पर है। इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है या बॉन्ड एनर्जी जिसको कहा जाता है वो हमारे वाई एक्सिस पे है। ठीक है जी, वाई एक्सिस पर है। इसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा। हमारे पास यहाँ पर कुछ एटम्स हैं, नियॉन का एटम है, आर्गॉन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, और फिर उनके कम्बिनेशन है। तो मैं सबसे पहले नियॉन और आर्गॉन को डिस्कस करना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मालूम होगा कि पीरियोडिक टेबल में नियॉन जो है और आर्गॉन जो है वो नोबल गैसेस के कॉलम में आता है, यानी आखिरी कॉलम में आता है। और नोबल गैसेस के कॉलम में वो एटम्स आते हैं जो बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, जिस तरह के नियॉन है और आर्गॉन है। ठीक है जी, इनके वैलेंस शेल जो है वो पूरी तरह भर चुके होते हैं और ये बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं नियॉन का बॉन्ड जो है वो किसी के साथ बनाने की कोशिश करूँगा तो वो अनस्टेबल बॉन्ड होगा, जबकि ऑक्सीजन जो है उसके साथ ये सूरत हाल दरपेश नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बना सकती है और हमने देखा है O2 जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये दो चीज़ें जो हैं, मेरे पास एक एटम है और अब मैं ये करता हूँ कि उनको दूर दूर एक दूसरे से रख देता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं फोर्सेस की टर्म्स में स्टडी करना चाहूँ, कि इस वक्त इन दोनों एटम पे आपको कोई एरो नज़र नहीं आ रहा, यानी ये एटम इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा और ये एटम दूसरे पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर सेंटर में आपको एरो नज़र नहीं आ रहा। जैसे जैसे मैं इसको करीब लाऊंगा दूसरे एटम के, तो अब आप देखें आपको एक छोटा सा एरो जो है वो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। इस एटम का जो एरो है वो लेफ्ट साइड पे यानी दूसरे एटम की तरफ है, और दूसरे एटम का एरो जो है वो पहले एटम की तरफ है। और ये क्या है जी, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये टोटल फोर्सेस है। ठीक है जी, ये टोटल फोर्सेस हैं। अच्छा, अब मैं जब इनको करीब लाऊंगा और करीब लाऊंगा तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस कम कर दिया। अब जब आप एप्सिलॉन की जगह पर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो फोर्स है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, यानी ना ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और ना ये रिपेल कर रहे हैं, यानी या ना ये एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं और ना ही ये एक दूसरे को अपने पास बुला रहे हैं। अब मैं जब इनसे ज़्यादा इसको और पास लाने की कोशिश करूँगा तो अब आप देखिएगा क्या होगा। अब आपको एरो नज़र आएगा, ये एरो मुख्तलिफ डायरेक्शन में है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं, दूर दूर कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देखें तो एप्सिलॉन, ये जो आपका डॉट है ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अब एप्सिलॉन से लेफ्ट साइड पे चला गया। अब मैं और करीब करूँगा तो देखें ये इस कर्व पे रहेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो देखिएगा क्या होगा, इसने इसको दूर फेंक दिया अपने से, इसने इसको दूर भेज दिया। अच्छा, अब मैं इसको रियल टाइम में चलाता हूँ और देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है जी, मैं इसको पास रखता हूँ और अब हम देखते हैं कि ये दो एटम जो है वो पास आना चाह रहे हैं, आर्गॉन के एटम।
बल्कि ये नियॉन का एटम है। तो जब ये पास आते हैं तो आपने देखा कि दूसरे एटम ने उसको धकेल दिया। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जब ये पास आएंगे, यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ से दूर कर दिया, धकेल दिया। तो ये क्या हो रहा है, इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक मार्कर का सहारा लूंगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस। मैं इसको बड़ा सिंपल करके बताता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब ये दूर हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे को न्यूक्लियस को खींच रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। ठीक है, और इसी तरह इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के न्यूक्लियस को अपनी तरफ बुला रहा है। तो जब ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ बुला रहे हैं तो एटम जो है वो दोनों पास आ रहे हैं और एटम जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एटम जो है एप्सिलॉन से पहले पहले यहाँ से पीछे, ये स्ट्रेट लाइन मुझसे काफ़ी ख़राब बनी है, पर ये तमाम हिस्से में ये एक दूसरे को क्या करेंगे जी, अट्रैक्ट करेंगे। मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस हिस्से में ग्राफ के एटम जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो एक दूसरे को, जब ये इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम एप्सिलॉन क्रॉस करेंगे, देखें यहाँ पे एप्सिलॉन, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस थे वो बहुत पास आ गए, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। तो इनके दरमियान, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी ना रिपल्शन की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। अट्रैक्शन ज़रूर होगी इलेक्ट्रॉन, एक एटम के इलेक्ट्रॉन की दूसरे के न्यूक्लियस के साथ और दूसरे की पहले के साथ, ये भी होंगी फोर्सेस आपस में। पर इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगे ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है और वो करीब आ गए हैं, तो ये एक को इस तरफ को भेजेंगी और दूसरे को इस तरफ को भेजेंगी। और मैं आपको ये एरोज़ के साथ ये कॉन्सेप्ट जो है अब ये देता हूँ। तो इसका मतलब ये कि एप्सिलॉन की लेफ़्ट साइड पे रिपल्शन होगी, यानी डॉट जब एप्सिलॉन की लेफ़्ट साइड पे है ना ग्राफ पे, तो ये अब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और यहाँ पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एप्सिलॉन की राइट साइड पे हैं और एप्सिलॉन पे क्या होगी, बिल्कुल यहाँ पर ये ना रिपेल करेंगे ना अट्रैक्ट करेंगे, बल्कि ज़ीरो फोर्स होगी। ठीक है, अच्छा अब हम ये करते हैं, इसी चीज़ को मैं आपको फोर्सेस की फॉर्म में दिखाता हूँ। तो आप ये देखें कि अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो ऑरेंज कलर की होगी और जो रिपल्शन की फोर्स है वो पिंक कलर की होगी। तो मैं इसको पास लेके आता हूँ। जब मैं पास लेके आता हूँ तो आप देखें यहाँ पर क्या है जी, अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो बड़ी है। अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो आप देखें कि ऑरेंज जो एरो है वो बड़ा है पिंक से। तो ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पर क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स बड़ी है रिपल्शन से, तो एटम जो है वो पास आ रहे हैं। अच्छा, हम अब जब क्यू एप्सिलॉन पे पहुंचेंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल, ये देखें अब ये बराबर होते जा रहे हैं, इसको रिपल्शन भी मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट, ये देखें एप्सिलॉन पे अट्रैक्शन की फोर्स और रिपल्शन की फोर्स जो है वो बराबर है। इसका मतलब नेट फोर्स जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो ज़ीरो है। ठीक है जी, इससे पहले अट्रैक्शन थी, अब यहाँ पर इससे पहले एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे, कशिश थी, अब यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। पर जब मैं और करीब लाऊंगा तो अब क्या होगा
कि रिफ्लेक्शन जो रिपल्शन की है या दूर भेजने की फोर्स वो बढ़ जाएगी। ये देखिए पिंक फोर्स बढ़ गई। पिंक फोर्स क्या थी? रिपल्शन। और क्यों? अब हम यहाँ पर एप्सिलॉन से लेफ्ट साइड पर आ चुके हैं। तो मैं जिस तरह इसको बढ़ाऊंगा, जितना करीब लाऊंगा, उतना ही ये रिपल्शन की फोर्स जो है वो बड़ी हो जाएगी। और ये जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये इसको अपने आप से दूर भेजेगा। ये देखें, ये इसने अपने आप इसको रिपेल किया दोनों ने, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया। अब अगर हम नियॉन के एटम को देखें कि हम इनका मॉलिक्यूल बनवा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब मैं एप्सिलॉन के पास लेके आता हूँ तो जो सिग्मा डिस्टेंस है, एप्सिलॉन क्या है जी? एप्सिलॉन है बॉन्ड एनर्जी, जो इनके दरमियान एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, और सिग्मा क्या है? इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर, इसके सेंटर न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन डालें ना, वो सिग्मा है। तो अगर आप इसकी बॉन्ड एनर्जी देखें तो जब दो एटम दूर दूर होते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, तो क्या होता है कि वो एक उनके दरमियान कोई फोर्स नहीं होती। पर क्या होता है कि जब हम उनको थोड़ा सा पास लाते हैं, ये स्टेप 2 में, तो उनके न्यूक्लियस एक दूसरे को खींचते हैं। जब उनके न्यूक्लियस एक दूसरे को खींचते हैं तो वो करीब आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और करीब आते हैं तो उनका डिस्टेंस जो है वो भी कम होता है, ठीक है। और वो एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जब वो बिल्कुल पास आ जाते हैं तो उनका डिस्टेंस जो है, जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है, ये 74 पिकोमीटर होगा शायद, तो उनका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमम रह जाता है, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। और ये जो वेल है, ये जो गड़ा है, इसको पोटेंशियल एनर्जी वेल कहते हैं। इतनी एनर्जी, यानी ये जो एरो है ऊपर से लेके नीचे तक, इतनी एनर्जी उन्होंने रिलीज की जब वो दो एटम से एक मॉलिक्यूल बने, ठीक है। अब वो एक मॉलिक्यूल की शक्ल में आ चुके हैं एप्सिलॉन वाली जगह पर, अगर वो स्टेबल हुए तो, ठीक है। अगर वो इस तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं तो एक मॉलिक्यूल की शक्ल में आ चुके हैं। तो उन्होंने एक एनर्जी रिलीज की, वो एनर्जी है, उसको हम नेगेटिव बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और वो एप्सिलॉन, अब यहाँ पर देखें एप्सिलॉन यहाँ से लेके ये एरो तक, ये नीचे ये वाली जगह पर है -432 पर, ठीक है जी, ये आपका एप्सिलॉन है। और अगर हम इतनी ही एनर्जी उसको दे दें तो क्या होगा जी? वो मॉलिक्यूल से अलग होके एटम्स में चेंज हो जाएगा, तो उसको हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करे तो वो टूट भी सकता है, यानी मॉलिक्यूल टूट के एटम्स में भी बदल सकता है, तो उसको पॉजिटिव बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो जब दो एटम्स पास आते हैं और वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको नेगेटिव बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और जब एक मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो अब्जॉर्व करता है, और दो या उससे ज़्यादा एटम्स, जितने भी एटम्स से वो मिलकर बना होता है, उसको में टूटता है, तो उसको हम पॉजिटिव बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और उसके बाद अगर हम और लेफ्ट साइड पर उनको करीब लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी बढ़ जाएगी कि वो उसको एक दूसरे से दूर खींचेगी, ठीक है। तो ये जो वेल है, इसको हम पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वेल भी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। और ये एप्सिलॉन है। और इससे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना दोनों के बीच में, ये जो देखें 74 है, 0 से 74, ये एक्चुअली सिग्मा होता है, ठीक है। सिग्मा जो है ये होता है। और इसमें मैं आपको दो चीज़ें और वाज़ह करता जाऊँ कि जितना सिग्मा छोटा होगा उतना ही आपका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, ठीक है, उसके एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, तो इस वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। और जितना एप्सिलॉन नीचे की तरफ होगा, ये वेल जितना ही बड़ा होगा, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब दो एटम्स करीब आएंगे तो सारी बात है कि मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, उनके दरमियान एनर्जी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। और इसी तरीके से जब वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे करीब आते हुए, ठीक है, यानी जब डिस्टेंस कम होगा तब भी बॉन्ड मजबूत होगा, और जब करीब आते हुए मॉलिक्यूल बनते हुए वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं तब भी बॉन्ड मजबूत होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव
जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। तो जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, जो बॉन्ड होता है वो आपके मज़ीद बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर आर्गॉन जो है, अब मैं ये करता हूँ कि इनको कोशिश करता हूँ कि इनका मॉलिक्यूल बनाया जा सके। तो मैं इनको यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। अब आप देखें क्या ये मॉलिक्यूल बना पा रहे हैं? नियॉन के 2 एटम मॉलिक्यूल बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे। देखें, वो करीब आता है वो उसको दूर भेज देता है, वो करीब आता है वो दूर भेज देता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो एक मॉलिक्यूल की तरह रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकें। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस का एटम है और इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है वो बिल्कुल ही नहीं है। इसी तरीके से आर्गॉन को लेते हैं। ठीक है जी। आर्गॉन में अगर आप देखें तो एप्सिलॉन जो है, अगर आप नियॉन का देखें तो नियॉन में एप्सिलॉन कम था, सेपरेशन कम थी, और आर्गॉन में थोड़ी सी ये सिग्मा, सॉरी मैं एप्सिलॉन कह गया, ये सिग्मा जो था वो ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स ज़्यादा है। और उसकी वजह भी आपको नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ये छोटे आइटम थे। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम है, तो सिग्मा कम है, मिनिमम डिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको आइटम्स जो हैं वो बड़े नज़र आ रहे हैं, पर इसका एनर्जी वेल भी बड़ा है। यानी जब ये मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेंगे, और इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड एनर्जी जो है वो नियॉन से बड़ी है। देखें ये एप्सिलॉन बिल्कुल वेल है ही नहीं, बिल्कुल इसमें इसमें है। पर क्या ये बॉन्ड बना सकेंगे? हम अभी देखते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं फोर्सेस दिखाऊँ आपको, तो आप देखें पहले अट्रैक्ट करते हैं, फिर रिपेल करते हैं। तो ये एक सीसा जिस तरह होता है, उसमें जिससे पेंडुलम नहीं घूम रहा होता है, पर ये आपस में मिल के एक मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, AR2 नहीं बना सकते। ठीक है, नियॉन जो है वो Ne2 नहीं बना सकती, दो जो एटम है वो मिलके एक मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, जो हमें नज़र आ रहा है। ये इस कंस्टलेशन में स्टेबल नहीं है। पर अब हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ठीक है जी। ऑक्सीजन की तरफ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का जो सिग्मा है, सेपरेशन है, वो बहुत ही कम है। ठीक है जी। और जो वेल है वो बहुत ही बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, अब ये देखें ये यहाँ पर वेल है, तो मैं ऑक्सीजन के एटम को भी बिल्कुल वैसे ही जाके छोड़ता हूँ। अब हमें पता है कि O2 जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि इनको आपस में दो एटम्स को मिलके बॉन्ड बनाना चाहिए। तो जैसे मैंने ये छोड़ा, ये अब आप देखें, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो क्या हुआ, ये वेल में की तह में बैठ गया और वाइब्रेट कर रहा है मुस्तकिल, और इसने एक मॉलिक्यूल जो है वो बना दिया। गोया कि ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ये इसमें काफ़ी वाइब्रेशन है। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल जो है वो बन चुका है। अच्छा, अगर मैं इसको फोर्सेस की टर्म में देखूं, तो यहाँ पर देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में नजर आएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो भी उतनी बड़ी है और वो भी उतनी बड़ी। ठीक है, इस वजह से ये मुस्तकिल जो है ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इनमें एनर्जी कितनी है, इस बॉन्ड एनर्जी, ये एप्सिलॉन, ये ऊपर एरो जो है, तो अगर हम इनको पास लाए तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज की इन्होंने। और जब मैं इनको कब इतनी एनर्जी दे दूं तो ये क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, और इनकी सेपरेशन जो है वो कम है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे जैसे बॉन्ड्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से जो सेपरेशन है वो कम होती जाती है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक है जी, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। 154, यानी उन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो 154 पिकोमीटर होगी। पर और उनके साथ उनकी जो एनर्जी है वो 347 किलो जॉल पर मोल होगी। ठीक है, ये एनर्जी है, ये सिंगल कोवलेंट
बॉन्ड जो है कार्बन टू कार्बन है। अगर उसके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिसोर्सेज शेयर करेंगे। तो क्या होगा कि आपने देखा ऊपर क्या था, बॉन्ड लेंथ जो थी वो 154 थी, अब 134 कम हो गई, यानी वो एक दूसरे के और करीब आ गए। और जैसे वो एक दूसरे के और करीब आ गए, सिग्मा यानी छोटा हो गया, तो एप्सिलॉन बढ़ गया, 612 हो गया, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। अब जब उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया एक दूसरे के बीच में, कार्बन कार्बन ने, तो क्या हुआ, बॉन्ड जो डिस्टेंस था, लेंथ थी, वो सिग्मा और कम हो गया, 120 हो गया, 154 से शुरू हुए थे, और उसके बीच में जो एनर्जी थी वो 820 हो गई। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड जो है उन बढ़ते जाते हैं, उनका ऑर्डर, वो सिंगल ऑर्डर का है, डबल ऑर्डर का है, ट्रिपल ऑर्डर का है, उसके बीच में बढ़ता जाता है, उस तरीके से आपके पास देखिए, ये हमारे पास एक बॉन्ड है, ठीक है, आई टू आई, और ये जो बॉन्ड है इसके दरमियान ये है सिग्मा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा जो है जिस तरह हमें नज़र आई, पर अगर हम यहाँ पे डबल ऑर्डर का बॉन्ड बना दें तो ये एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, ये एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। अगर ट्रिपल ऑर्डर का बॉन्ड बना दें तो ये और ज़्यादा करीब आ जाएंगे, तो सिग्मा कम होगा, पर इनको एनर्जी भी उस तरीके से बॉन्ड बनाते हुए रिलीज़ करनी पड़ेगी, और बाद में अगर हमने मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज़ होगी, इनको यूज़ करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इनको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास नियॉन, आर्गन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमने देखा, एटम्स इस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें दो चीज़ें बहुत अहम है, एक सिग्मा और एक एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पोटेंशियल वेल है, ठीक है जी, पोटेंशियल वेल की वैल्यू होती है कि बॉन्ड एनर्जी कितनी है, ये बॉन्ड एनर्जी होती है। और सिग्मा जो है सेपरेशन बिटवीन द बोथ न्यूक्लियाई होता है, जो आपके दोनों न्यूक्लियाइज हैं एक और दूसरा, उसके दरमियान सेपरेशन है। अगर सिंगल ऑर्डर का बॉन्ड है तो सेपरेशन जो है वो अगर ये है जो हमें नज़र आ रही है, तो डबल ऑर्डर के बॉन्ड में ये और करीब आ जाएंगे, ये डबल ऑर्डर के बॉन्ड में और करीब आ जाएंगे, और जब ट्रिपल ऑर्डर का बॉन्ड होगा तो ये और करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर, और ये उसी वक्त करीब आएंगे कि ये उस हालत में स्टेबल हों जिस तरह की कार्बन है उसका ट्रिपल ऑर्डर का बॉन्ड होता है। अगर वो स्टेबल नहीं होंगे तो वो एक दूसरे को अपने से दूर भेज देंगे।